Assalamu alaikum. I am Dr. Aisha Farhad and I am working in Ministry of Health, Saudi Arabia. आज की वीडियो इस लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ आज कोई टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली जो है मैसेंजर्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो लिखते रहे हैं, पूछते रहे हैं। तो मेरे ज़हन में आइडिया आया कि क्यों ना एक वीडियो जो है वो इस तरह की बनाई जाए जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं अबाउट दिस इनफर्टिलिटी जो है उनका शॉर्टली आंसर दिया जा सके। तो आज मैं कुछ ऐसे ही सवालों के कुछ जवाब देने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो मम्स इन्फेक्शन है क्या ये मेल इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर ये है कि ये बिल्कुल अफेक्ट करता है। तो ख़ास तौर पे अगर आपके जो बेबी बॉय है अगर उनको बचपन में ये इन्फेक्शन हुआ है, ये तकरीबन 20 से 30% जो है नंबर ऑफ़ स्पर्म को जो है वो अफेक्ट करता है, यानी इसमें स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी काज करती हैं? तो इसमें दो तरह की जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक तो है केलाइन-फेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा स्पर्म 46XY जो है वो एक जेनेटिक नॉर्मल मेल की होती है, लेकिन अगर 46XXY हो जाए तो ये एक अबनॉर्मल फॉर्म होती है। तो ऐसे जो बॉयज़ होते हैं उनमें भी बहुत ही अबनॉर्मली स्मॉल साइज़ के जो हैं वो टेस्टिस होते हैं। तो ये एक अबनॉर्मेलिटी है जो कि काफ़ी कॉमन है। सेकंड नंबर पे एक और जेनेटिक डिजीज़ है जिसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो एक एजैकुलेटरी डक्ट है जो स्पर्म को टेस्टिस से लेके यूरिथ्रा तक लेके जाती है वो अब्सोल्युटली एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेल इनफर्टिलिटी की रीज़न्स जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस बनता है तो क्या ये ट्रीटेबल है? जी हाँ, ये बिल्कुल इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। इन्वेस्टिगेशन से पता चल जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन जो है वो कौन से हार्मोन की है और कौन से लेवल पे है। तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो ऐसे पेशेंट को दी जा सकती है जिसकी वजह से जो है उनका एक नॉर्मल जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है टेस्टिस में वो चलता रहता है और वो फ्यूचर फादर जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन्स जो सिक्रीट करते हैं, इनका रोल जो है वो इनफर्टिलिटी में क्या है? थायराइड से रिलेटेड टू कंडीशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म। एंड इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी ये दोनों कंडीशन जो हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, क्योंकि अगर ये हार्मोन जो है वो कम हो रहा है या वो बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ये दोनों ही एक इम्बैलेंस सिचुएशन है और इनका फौरी तौर पे जो ट्रीटमेंट है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ताल्लुक सिर्फ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत सारे हेड टू टोज जो दूसरे बॉडी सिस्टम हैं उनको भी ये बहुत बैडली अफेक्ट करता है। इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ दैम। तो मैं एडवाइस करूँगी कि अगर किसी को भी थायराइड का कोई भी मसला है उसको पूरी तरह एवेलुएट करें और एक अच्छे फिजिशियन से जो हैं अकॉर्डिंग टू जो काज है उसकी ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरी डायग्नोसिस जो है वो पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो बनी है और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH जो कि फर्दर जो है वो स्पर्म की फॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो है वो एग जो होता है फीमेल में उसकी डेवलपमेंट में उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर किसी भी मेल या फीमेल में यंग एज में अगर पिट्यूटरी एडिनोमा खुदा न खास्ता ये एक ट्यूमर है, ये डायग्नोज अगर हो गया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये स्मॉल इन साइज़ है तो इसको कुछ मेडिसिन के साथ भी कंट्रोल किया जा सकता है और इसकी एक ख़ास लिमिट है। अगर इसका साइज़ उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको थ्रू सर्जरी जो है वो भी रिमूव किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक न्यू बॉर्न बेबी की मॉम की तरफ से है। उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बेबी बॉय जो है वो पैदा हुआ है और डॉक्टर ने बताया है कि उनके जो सिक्रोटम है उसके अंदर बिल्कुल कोई टेस्टिस वगैरह नहीं है। तो ये भी मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एक कंडीशन होती है अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो होता क्या है कि ये टेस्टिस बनते तो हैं लेकिन एब्डोमेन में ही रह जाते हैं और कुछ बच्चों में। और होता क्या है कि लेटर ऑन चूँकि एट द बर्थ जिस तरह आपके बच्चे में ये डायग्नोस हो गया है तो बाद में आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। बाय अ सर्जरी एक ख़ास एज में ये जो टेस्टिस हैं इनको इनकी प्रॉपर पोजीशन यानी सिक्रोटम में जो है वो लाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है ट्रीटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं मतलब वो बॉडी में नहीं है लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ये भी मैं काफ़ी दफ़ा डिफरेंट वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन शॉर्टली ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ ड्रग अब्यूज़, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस जैसा कि कीमोथेरेपी वगैरह है, उसके अलावा रेडियोथेरेपी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। प्लस ये जो लैपटॉप वगैरह जो है गोद में जो रख के यूज़ करते हैं ये भी पेल्विक एरिया का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एंड प्लस ये जो बाईसाइकिलिंग है इसमें ख़ास तौर पे जो टाइट क्लोथिंग वगैरह होती है और इनकरेक्ट थोड़ी सी पोजीशन जो होती है ये भी जो है अफेक्ट करती है। इसके अलावा बाय प्रोफेशन कुछ लोग जो इस तरह की जगहों पे काम करते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो ये भी स्पर्म क्वालिटी को जो है काफ़ी बैडली अफेक्ट करता है। और इन सब के अलावा जो है लास्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस इज़ द मेजर काज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी काजेज़ हैं जो टेस्टिस लेवल पे जो हैं वो इनफर्टिलिटी काज करती हैं। तो इसमें भी नंबर 1 है हाई टेम्परेचर, सेकेंड नंबर पे है कुछ क्रोमोसोमल एंड कॉन्जेनिटल अनोमलीज। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी काज करते हैं, प्लस कुछ डिजीज़ होती हैं टेस्टिस की जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी जो है वो ख़ास तौर पे इस लेवल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें पूछा गया है कि ये जो टेस्टिस हैं इसके श्रिंक होने की क्या वजह है। बिल्कुल ये श्रिंक भी हो सकती हैं और ख़ास तौर पे ये उन लोगों में देखे गए हैं जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मतलब वो अपनी मसल्स डेवलपमेंट के लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जो लोग स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो टेस्टिस के साइज़ को अफेक्ट करते हैं, उनको श्रिंक कर देते हैं जिसकी वजह से फर्दर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट काज ऑफ इनफर्टिलिटी बन जाती है। तो मैं ऐसे तमाम बॉयज़ को एडवाइस करूँगी कि वो कोई इस तरह के स्टीरॉइड्स वगैरह जो हैं इस वक्ती जो मस्कुलर डेवलपमेंट है उसके लिए यूज़ ना करें। अगर आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो आप रेगुलरली जिम जाएं, मेहनत करें और नेचुरल तरीके से जो है अपने मसल्स की हाइपरट्रॉफी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेन एनालिसिस में जो डायग्नोसिस है वो आई है माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया और इसका मतलब है कि जो स्पर्म नंबर हैं वो बिटवीन 10 मिलियन टू 15 मिलियन पर ml हैं। ये मैंने लो स्पर्म काउंट में एक्सप्लेन किया है। तो इसके लिए उन्होंने पूछा है कि क्या इसके लिए मुझे IUI डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, क्या मुझे इसके लिए जाना चाहिए। तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल आपको जाना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है और मोस्टली इसको प्रेफर किया जाता है माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया वाले केसेस में और इसके हाईली जो है वो सक्सेस चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हेल्दी सीमन जो है उसे कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो बहुत सिंपल है। एक तो ये कि वो इनफ क्वांटिटी में होना चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 1.5 ml, प्लस उसका जो कलर है वो ग्रेइश वाइट होना चाहिए। येलो, ग्रीन और रेड वगैरह जो हैं ये सब अब नॉर्मल हैं। थर्ड ये कि इसकी कोई मतलब जो स्मेल है वो नागवार सी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये भी एक रीज़न ऑफ इन्फेक्शन है।
फोर्थ ये है कि ये थोड़ा सा जो थिक टाइप इसकी कंसिस्टेंसी होती है, विस्कोसिटी होती है, इसको इनिशियली बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिन होना या बहुत ही ज़्यादा थिक जो है, ये दोनों अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था जिसमें ये मेंशन किया गया कि अगर सीमन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो क्या ये बेबी बॉय का बाइस बनता है। सबसे पहले तो ये है कि सीमन का वर्ड स्ट्रॉन्ग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीमन के लिए वर्ड जो यूज़ होता है वो होता है हेल्दी, यानी सीमन का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और इसका मतलब ये है कि उसका वॉल्यूम और उसका जो कलर है, जो उसकी एक करैक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो फिज़िकली हैं, चाहे वो अंडर द माइक्रोस्कोपिक है, कि उनके स्पर्म का नंबर क्या है, उनकी मोटेलिटी कैसी है, जो शेप है, साइज़ है, वो कैसा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो इसलिए ये कहना कि जी सीमन का बहुत स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट। और जहाँ तक बात है अबाउट जेंडर के मेल और फीमेल, तो ये जो मिथ है ये भी मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि जो वाइस स्पर्म्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग शायद होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, बड़े मतलब तेज़ रफ्तारी से जाते हैं। तो ये जो सारी अच्छी अच्छी सी जो खूबियाँ हैं ये सारी वाइस स्पर्म्स में पाई जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू एक्स स्पर्म के ये स्लो होते हैं, स्लगिश इन मूवमेंट होते हैं और शायद वीक होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। मेल और फीमेल यानी एक्स और वाई जो स्पर्म्स हैं ये बोथ हेल्दी होने चाहिए। इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि जो वाई स्पर्म्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं और जो फीमेल स्पर्म्स हैं वो बेचारे थोड़े से लेज़ी हैं। नॉट एट ऑल, बोथ आर इक्वल। इन सब की जो ऑल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सेम हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के ज़हन में जो इस तरह के रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर किसी फैमिली में जो है वो मतलब बेटियां जो हैं, गर्ल्स ज़्यादा पैदा हो रही हैं, तो उसके बारे में ये कहना कि जी ये शायद इसके वीक स्पर्म्स हैं और इस तरह ये सारी वजूहात हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा।